हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारी जो श्रृंखला चल रही है केवीएस एनवीएस टियर 1 के लिए जो हमारी क्लासेज जीके जीएस से संबंधित चल रही हैं, इसमें हम पॉलिटी देख रहे थे। पॉलिटी को हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से सचिन सर की बुक में जितने भी पॉलिटी के सवाल आपको दिए गए हैं, लगभग जो है 212 सवाल है, वो हम कवर कर लेंगे। पिछले सेशन में हमने 105 क्वेश्चन नंबर तक आपके सवाल जो है वो कवर कर लिए थे। आज हम 106 से शुरू करेंगे और सारे के सारे जो है जितने भी सवाल हैं, लगभग 212 नंबर तक के सवाल हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। तो इस प्रश्न में लगभग हम इस सेशन में लगभग 106 सवाल हम करने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होने वाले हैं। देखिए, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ में आपको केवीएस और एनवीएस में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी एग्जाम में जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब है यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है और हम पूरी एनर्जी से लिए आपके लिए सेशन लाते हैं। तो ये आप सभी से निवेदन है कि इतना ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिल जाया करे। अब देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संसद में शून्यकाल की मुख्य विशेषता क्या है। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, देखिए हमने जो है कंप्यूटर की क्लासेज जो है कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित आपकी क्लासेस देख ली थी। एक क्लास उसमें बची हुई है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से बहुत ईजी सवाल आते हैं। मैं एक सेशन आपके लिए और लेकर आऊँगा और आपका जो है कंप्यूटर लिटरेसी वाला जो है पोर्शन कवर करवा दूंगा। और आज हम पॉलिटी ख़त्म कर लेंगे, तो कल से हम जो है ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री कवर कर ली है, हिस्ट्री आपने देख लिया, पॉलिटी आप देख रहे हैं और आप ज्योग्राफी भी देख लेंगे। और इसके अलावा जल्दी ही हम जो है साइंस की भी क्लासेस लेकर आएंगे। एग्जाम से पहले पहले आपकी सभी क्लासेज जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग केवल बस और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और रिवीजन पर ध्यान दीजिए। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संसद में शून्यकाल की मुख्य विशेषता क्या है। शून्यकाल की जो है मुख्य विशेषता क्या है। अब देखिए, इसमें केवल मंत्रियों को बोलने की इजाज़त होती है, ये तो बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। पहले बोलने के लिए जो है आपको शेड्यूल देना पड़ता है अध्यक्ष को और बताना पड़ता है कि आप किस मुद्दे पर जो है चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शून्यकाल में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी जो है सांसद बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे जो है ये उठा सकता है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शून्यकाल में सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत लोक महत्व के जो है प्रश्न उठा सकते हैं और यह प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शुरू हो जाता है। इसकी अवधि जो है निश्चित नहीं होती है और यह भारतीय संसद की एक विशेष देन है जिसे बाद में अन्य देशों ने भी अपनाया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक किस आधार पर माना जाता है। किसी जो है विधेयक को धन विधेयक किस आधार पर माना जाता है। तो ये सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया था, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको जो है सभी सवाल इसमें से सभी ऑप्शन आपको दिख जाए। देखिए, हमने पहले भी सॉल्व किया है कि यदि उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से जुड़े प्रावधान सम्मिलित हों तो वो आपको जो है धन विधेयक जो है इस आधार पर वो माना जा सकता है। तो इसका भी जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में दी गई है। देखिए, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से जुड़े प्रावधान होने पर इसे धन विधेयक माना जाता है। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपके सवाल जो है बार बार बन जाते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच जो है अंतर कितना होना चाहिए। मतलब एक सत्र अगर हुआ है तो अगला सत्र होने के लिए कम से कम जो है अधिकतम जो है अंतर कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो अधिकतम अंतर जो इसका होना चाहिए वो होता है आपका कितना, तो ये 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद आपको जो है संसद की कार्यवाही चलानी ही पड़ेगी। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। केबीएस पीआरटी में 13/2/2011 को यह सवाल पूछा गया था और भारतीय संविधान के अनुसार दो क्रमिक सत्रों के बीच अंतर जो है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र अनिवार्य हैं। सामान्यतः भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, वर्षा सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान करता है या प्रावधान देता है। तो वैसे तो अभी तो ये खत्म कर दिया गया है, अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है, लेकिन पहले जो था इसका डी विकल्प सही था। अनुच्छेद जो है 331 के अनुसार। ये आपका देखिए केवीएस पीआरटी का ये भी सवाल है।
और इसको भी आप लोग देखिएगा। देखिए अनुच्छेद 331 में ऐसा प्रावधान था, लेकिन अब जो है इसे खत्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन भारत जो है समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। देखिए इसीलिए था लगा दिया है, और यह प्रावधान एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन जो है सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, मैंने पहले ही आपसे बताया है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक संवैधानिक सेतु के रूप में कार्य करता है। दिल्ली का प्रशासन आंशिक राज्य और आंशिक केंद्र शासन के मिश्रित ढांचे पर जो है आधारित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर जो है 24 अगस्त 1974 तक था? ये आपको बताना है। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए ये सवाल जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डॉक्टर वी गिरी। ठीक है, डॉक्टर वी गिरी हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी डॉक्टर वी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 67 से 69 तक रहे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कार्यकाल 62 से 67 तक रहा। फखरुद्दीन अली अहमद जो है इनका कार्यकाल जो है 1974 से 1977 तक चला था। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ये होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से सभी सैन्य शक्तियों के प्रधान होते हैं। वास्तविक नियंत्रण सरकार और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से संचालित होता है। अगला सवाल देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? ये आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा दोस्तों? केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य? तो इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के जो है सभी सदस्य आपके इसमें सम्मिलित होते हैं। KVS ART 13/2/2011 का ये सवाल है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, परंतु उपराष्ट्रपति चुनाव में लेते हैं। यही दोनों में फर्क है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। तो तीसरे राष्ट्रपति जो थे इनका नाम था, क्या नाम था? आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इनका नाम था। 114वें नंबर का जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ये आपको बताना है। अभी आपने उपराष्ट्रपति का देखा, अब आप राष्ट्रपति का देखिए। तो संसद के दोनों सदनों के जो है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें जो है शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है और वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बी विकल्प हो जाएगा। राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखक जो है CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और CAG केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक वित्त का सर्वोच्च संरक्षक होता है। यह संसद के प्रति जवाबदेह होता है और देश की वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रक होता है। CAG का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहाँ तक होता है। मान लीजिए आप 60 साल में लगे हैं या आप 60 साल में जो है CAG बने हैं तो आपका 65 वर्ष ही आयु खत्म होने पर आप रिटायर हो जाएंगे। अगर आप जो है 58 साल की उम्र में CAG बने हैं तो आप 6 साल आपका कार्यकाल होगा। ऐसे जो है इसका प्रोसेस चलता है। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका
पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1967 से 69 तक रहा। वे प्रसिद्ध शिक्षाविदी, आधुनिक भारत के प्रमुख दार्शनिक थे। 1920 में उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की घोषणा करने का अधिकार जो है ये किसके पास है? एनवीएस पीजीटी 13/6/2019 को ये सवाल आपका पूछा गया था। 119 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये राष्ट्रपति के पास है। याद रखिएगा ये सारी पावर जो है ये राष्ट्रपति के साथ है, पास है। सत्र और सत्रावसान और विघटन की घोषणा जो है ये राष्ट्रपति ही करता है। एनवीएस पीजीटी 13/6/2019 में पूछा गया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान और विघटन की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ये राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी निर्धारित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है, लेकिन लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 120 नंबर का जो सवाल है, कह रहा है ये केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। यह केवल मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जा सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये सही है। और यह जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होता है, ये भी बात आपकी सही है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए केवीएस टीजीटी 2018 में ये सवाल पूछा गया था और आयोग ने इसका जो है सी विकल्प ही सही माना था। देखिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, किसी व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। इसे सदन में विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है और इसके प्रस्तुत होने के 10 दिन के भीतर जो है चर्चा कराना अनिवार्य है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के विरुद्ध लाया गया था और अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव जो है रखे जा चुके हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो या जो है प्रधानमंत्री हो, ये सभी जो है 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, ये भी जो है आपका 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको मतलब एक्सटेंड भी कर सकता है। देखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अगला सवाल देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान में न्यूनतम आयु जो है कितनी रखी गई है, ये आपको बताना है। न्यूनतम आयु जो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी निर्धारित की गई है ये आपको बताना है। 122 नंबर का सवाल है और ये सभी जो है अनुच्छेद 84 में आपको दिया गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है 25 साल हो जाएगा। ठीक है, 25 साल सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एनवीएस पीजीटी 19/9/2019 को ये सवाल पूछा गया था। अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा सदस्य बनने की मुख्य योग्यताएं इसी में दी गई हैं। याद रखिएगा, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संविधान में किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं एनवीएस पीजीटी में ये सवाल पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर इनको कहा जाता है शॉर्टकट में। तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव के बाद 15 मई 1952 को पहली लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। वे कांग्रेस के लिए अहमदाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था। 124 नंबर का सवाल कह रहा है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं और इसके बाद जो है किसका नंबर आता है ये आपको बताना है। इसको आपको बताना है। 124 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सदस्य जो है 80 हैं और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है जिसकी संख्या 48 है। पश्चिम बंगाल के 42 और बिहार के 40 और आंध्र प्रदेश के 25 सदस्य हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आप सभी लोग जानते हैं कि 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 ही है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें 530 जो है सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का
20 सदस्य जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा जो है उच्च सदन है। यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब यह प्रावधान जो है हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, आप सभी लोग जानते हैं। और लोकसभा के सदस्य जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव से चुने जाते हैं। अगला सवाल देखिए 126 नंबर का सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 126 नंबर का सवाल है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें बुलाई जा सकती हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक 3 परिस्थितियों में बुलाई जाती है: विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, सदनों में आपसी संशोधनों पर असहमति जताई हो, या दूसरा सदन जो है विधेयक को 6 महीने तक लंबित रखे। अगला सवाल देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो बार बार मैंने आपसे बताया KBS PRT में ये सवाल पूछा गया। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। KBS PRT में ये सवाल जो है आपका पूछा गया था। देखिए राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की कितनी हो सकती है? 245। ठीक है, 245 हो सकती है, 245 हो सकती है। याद रखिएगा इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, इसकी अधिकतम संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी सदस्यों का चुनाव राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं तथा 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए वो 30 वर्ष चाहिए। देखिए संसद में कार्यवाही का पहला घंटा किस नाम से जाना जाता है? संसद में कार्यवाही का जो है पहला घंटा किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। ये सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा जो है सुबह 11 बजे से और जो है 12 बजे तक ये प्रश्नकाल कहलाता है। इस समय सांसद सरकार की नीतियों और विभिन्न बिलों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे का टाइम जो है शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल में तत्काल और महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं और सांसद जल्द कार्रवाई की जो है मांग करते हैं। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और अस्थाई भी सदन है, याद रखिएगा। तो वैसे इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 130 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये उच्च सदन हो जाएगा। ठीक है, उच्च सदन हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। वैसे अस्थाई सदन भी है ये, लेकिन यहाँ पर अस्थाई सदन नहीं देना चाहिए था, इससे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदन का जो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसीलिए ये एक अस्थाई सदन है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 हो सकती है। वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। शेष 233 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद कौन सा होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का पदेन पद। तो पदेन पद जो है ये आपका जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, याद रखिएगा राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिन राज्यों में केवल एक ही विधानमंडल होता है वहाँ उसे क्या कहा जाता है? विधानमंडल जहाँ एक ही होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो हम कहते हैं उसको कहते हैं विधानसभा। ठीक है, विधानसभा कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये पहला हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए जिन राज्यों में देखिए KVS NVS PGT में ये सवाल आपका पूछा गया था 18/9/2019 को, और जिन राज्यों में केवल एक ही सदन होता है उसे विधानसभा कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संचालन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा स्थापित है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि आते हैं और विधानसभाओं की संरचना और गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए 133 नंबर का सवाल है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा क्या होती है? ये आपको बताना है। तो अधिकतम जो मंत्रिपरिषद का आकार होता है ये कितने % हो सकता है कुल सदस्यों का? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा NVS PGT 18/9/2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था, देख लीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा जितने सदस्य हैं उनका 15%, जितने भी सदस्य हैं उनका 15% जो है ये मंत्री परिषद जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए किसी राज्य में मंत्री परिषद
जो है मुख्यमंत्री सहित कुल विधानसभा के कुल सदस्यों का जो है 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्यों की जनसंख्या व आकार के आधार पर विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम संख्या जो है 60 निर्धारित है। अगला सवाल देखिए, सिक्किम, गोवा और मिजोरम, ये तो इसका जो है अपवाद है जहाँ छोटी विधानसभा के कारण अलग अलग व्यवस्था है। अगला सवाल 134 नंबर का है, कह रहा है कि इसमें राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका राज्यपाल होता है। राज्य की बात करेंगे तो आपका राज्यपाल हो जाएगा और केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एनवीएस पीजीटी 13/6/2019 में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ पर है, देखिए हरियाणा, आंध्र प्रदेश या जो है अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा अगर इनमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प में आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटें जो है सबसे अधिक है, 175 सीटें हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90 और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है, 403। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है, ये आपको बताना है। देखिए केवीएस 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 169 जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार देता है। भारत के 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद जो है अस्तित्व में है। 2016 में जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय विधानमंडल था और 2019 में राज्य के पुनर्गठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शासित प्रदेश के बाद जो है ये विधान परिषद समाप्त हो गई। अगला सवाल देखिए, एक ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवार के लिए प्रावधान होता है। एक ईवीएम में अधिकतम जो है कितने उम्मीदवार के लिए जो है प्रावधान हो सकता है। तो ये आपका 64 उम्मीदवार एक ईवीएम के माध्यम से जो है प्रावधान इनका हो सकता है वोट देने का। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एनवीएस पीजीटी 18/9/2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। एक ईवीएम जो है 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों का प्रावधान होता है और पुराने संस्करण की ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट डाले जा सकते थे और नए संस्करण में अब जो है एक ईवीएम में 2000 वोट डाले जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ईवीएम का पहला प्रयोग कब किया गया था। तो ये 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2013 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है। वर्ष 2013 में भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये भी सवाल आपका केवीएस टीजीटी 2014 में पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा वीएस संपत। ठीक है, वीएस संपत हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 2013 में वीएस संपत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे और 15 मई 2022 को राजीव कुमार को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी का भी याद रखिए और पहले का भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं, ये आपको बताना है। ये भी आपका एनवीएस पीजीटी 18/9/2019 में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक ये प्रावधान दिए गए हैं। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग जो है 15 में एक्स के बाद वी लिखा है मतलब 15 है में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो है नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए उस तक होता है। अगला सवाल देखिए, दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 140 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 70 सीट है। याद रखिएगा दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किस प्रकार का विधानमंडल रखता है, ये आपको बताना है। दिल्ली जो है ये किस प्रकार का विधानमंडल रखता है। केवीएस एलडीसी में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर एक सदनीय जो है विधानमंडल है। याद रखिएगा एक सदनीय है, याद रखिएगा एक सदनीय, यहाँ पर केवल विधानसभा है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक सदनीय विधानमंडल है और दिल्ली में के जो विधानसभा में जो है 70 सीटें हैं। दिल्ली से लोकसभा की जो है 7 सीटें हैं। अगला सवाल देखिए, दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है ये आपको बताना है। फिर से केवीएस टीजीटी में तो ये कैसा है, तो यहाँ पर देखिए एक सदनीय है जो है विधानसभा। ठीक है, एक सदनीय है जो कि विधानसभा है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। केवीएस टीजीटी 2018 में ये सवाल पूछा गया। देखिए दिल्ली में एक सदनीय विधानसभा विधानमंडल है। दिल्ली विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या 70 है। भारत के केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी में ही जो है विधानमंडल है। अगला सवाल देखिए,
वर्तमान में लोकसभा चुनाव के लिए संशोधित खर्च सीमा क्या है? वर्तमान में जो है लोकसभा चुनाव के लिए संशोधित खर्च सीमा जो है कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको सभी ऑप्शन दिख जाए। देखिए 70 लाख और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। तो ये देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बड़े राज्यों के लिए 95 लाख और जो है छोटे राज्यों के लिए जो है 75 लाख। ये जो है सीमा निर्धारित की गई है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए वर्तमान लोकसभा चुनाव खर्च सीमा बड़े राज्यों के लिए 95 लाख और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख निर्धारित है। पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख थी और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों के उम्मीदवार जो है 40 लाख रुपए तक का खर्च कर सकते हैं और छोटे राज्यों में विधानसभा उम्मीदवार जो है 80 लाख रुपए ये जो है 80 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। याद देखिए भारत में विधानसभा चुनाव के लिए बड़े राज्यों के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च कितनी है? तो बड़े राज्यों के लिए जो है उम्मीदवारों के अधिकतम खर्च कितना है, ये आपको बताना है कितना खर्च कर सकते हैं ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए सही हो जाएगा, ये ऊपर जो लिखा है सही लिखा है क्योंकि आयोग ने इसको सी विकल्प माना है। जो NVS TGT 2013 में पूछा गया था 40 लाख। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बड़े राज्यों के लिए आपका विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं ये 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं। पहले सीमा 28 लाख थी जिसे बढ़ाकर 40 लाख किया गया है। छोटे राज्यों की विधानसभाओं में उम्मीदवार की खर्च सीमा जो है 80 लाख है। खर्च सीमाएं समय समय पर चुनाव आयोग के द्वारा जो है संशोधित की जाती हैं। अगला सवाल देखिए कि भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो मतदान के लिए न्यूनतम आयु आपकी जो है 18 वर्ष है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें तो किसी का जो है गलत नहीं होना चाहिए, ये 18 वर्ष हो जाएगा। वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है 18 वर्ष पर मिलता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किसकी स्थापना की सिफारिश की थी, ये आपको बताना है। प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग था कि इसने जो है किसकी स्थापना के लिए सिफारिश की थी, 146 नंबर का सवाल है। और ये जो है KVS PRT 2016 में पूछा गया था। तो इसने जो है लोकायुक्त और लोकपाल नियुक्त करने को कहा था, याद रखिएगा लोकपाल और लोकायुक्त। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच हेतु केंद्र व राज्य स्तर पर स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। इन स्वतंत्र प्राधिकारियों के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त की अवधारणा सुझाई गई थी। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की लोकपाल का पद बिना किसी विलंब के स्थापित किया जाए और इन सिफारिशों का उद्देश्य प्रशासनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ाना था। लेकिन अभी भी जो है लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए KVS PRT का सवाल है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम NCERT कहते हैं, इसकी स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? KVS PRT 16/12/2013 में ये सवाल आपका पूछा गया है। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपका 1961 में की गई थी, याद रखिएगा। ये जो है 1961 में की गई थी। इसका बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एवं स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना है। यह शिक्षा से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र व राज्यों को सलाह देता है और सहायता प्रदान करता है। पाठ्यचर्या, पुस्तकों, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित कार्य जो है NCERT द्वारा संचालित किए जाते हैं। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अनुमति देता है या उसका प्रावधान करता है, ये आपको बताना है। 148 नंबर का सवाल है और ये KVS TGT 2018 में पूछा गया था। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 263। ठीक है, अनुच्छेद 263 ये जो है प्रावधान करता है। ए विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति महसूस करने पर कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, इसे स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसके कार्य, संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्य संबंधों से जुड़ी सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में VP सिंह सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया था। अगला सवाल देखिए 149 नंबर का सवाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 280 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए आपको जो है चारों ऑप्शन दिख गए होंगे। 149 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए ये KVS TGT 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था और इसका जो सही जवाब है तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए KVS TGT 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था और राष्ट्रपति
जो है 280 अनुच्छेद के तहत जो है केंद्रीय वित्त आयोग को गठित करने का अधिकार इनको होता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में स्थापित हुआ था, इसीलिए 1961 वाला कथन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। वित्त आयोग केंद्र राज्य के बीच राजस्व बंटवारे और अनुदान सहायता पर सिफारिश करता है, केवल केंद्र पर नहीं करता। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है? तो अभी आप लोगों ने देखा कि वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। कितने अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 280 के द्वारा। देखिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा निकाय भारतीय संविधान में उल्लिखित एक जो है संवैधानिक निकाय है? अब जिसका उल्लेख जो है संविधान में है वो आपका संवैधानिक निकाय हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एसएससी या जो है यूपीएससी या रेलवे भर्ती बोर्ड या आपका केवीएस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका जो है उल्लेख जो है संविधान में मिलता है, तो ये बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये आपका एक संवैधानिक निकाय है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए संविधान में उल्लिखित निकायों को संवैधानिक निकाय कहते हैं। और यूपीएससी अनुच्छेद 315, चुनाव आयोग 324 में, वित्त आयोग 280 में और राज्य वित्त आयोग जो है 243(1) में, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। एसएससी एक गैर संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के मंत्रालय में भर्ती हेतु कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनके सिंह को जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एनवीएस टीजीटी 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए 27 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और एनके सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं और 2008 में बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक निर्धारित है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये केसी नियोगी थे। अगला सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है किस वर्ष और कहाँ से हुई थी? ये आपको बताना है। तो राजस्थान के नागौर से हुई थी, याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर से। और इसमें एक बकीरी गांव था, इससे हुई थी। और 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को, तो 1959 राजस्थान, ये आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केवीएस पीजीटी 18/9/2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पंचायती राज की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगीरी गांव से हुई थी। यह भारत का पहला राज्य था जहां पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और भाग 9 व 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव जो है कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? केवीएस पीआरटी 22/12/2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 22/12/2018 में सवाल पूछा गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव जो है नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का कार्य जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना होता है। बैठकों में होने वाली चर्चाओं के लिए लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना भी जो है सचिव की जिम्मेदारी होती है। अगला सवाल देखिए, केवीएस टीजीटी 2018 का सवाल, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो है भारतीय संविधान के अनुसार कितना होता है? तो ये 5 साल के लिए होता है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतें शीर्षक से भाग जो है 9 जोड़ा गया। पंचायतों का जो है कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित होता है। अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत को भंग किया जा सकता है, परंतु नई पंचायत को चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अधीनस्थ या प्रत्यायुक्त विधान किसे कहते हैं? अधीनस्थ या प्रत्यायुक्त विधान जो है किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए डी विकल्प तक आपको दिख रहा होगा और डी ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। वह विधान जिसे कार्यपालिका को बनाने का अधिकार दिया जाता है वह आपका जो है अधीनस्थ या प्रत्यायुक्त विधान कहलाता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प जो है हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए प्रत्यायुक्त विधान वह विधान है जिसमें संसद अपनी विधायी शक्ति को कुछ भाग कार्यपालिका को नियम विनियमन हेतु जो है सौंपती है। पंचायतों और नगर निगमों द्वारा बनाए गए स्थानीय उपनियम भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और तकनीकी मामलों में त्वरित निर्माण करना होता है या त्वरित नियम निर्माण करना होता है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति किस विषय से संबंधित थी, ये आपको बताना है। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी ये किससे संबंधित थी, ये आपको बताना है। 157 नंबर का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर आपातकालीन की जांच के लिए तो थी ही नहीं, बाबरी मस्जिद विवाद पर भी नहीं थी, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए थी। पंचायती राज व्यवस्था के लिए सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया गया था और समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसकी सिफारिशें जनवरी 1958 में स्वीकार की गई। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की जो बाद में पूरे देश में जो है लागू हुई थी। अगला सवाल देखिए,
भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 साल होता है। आप सभी लोग जानते हैं, पहली बैठक से लेकर 5 साल तक इसका होता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। KVS PGT 2018 में ये पूछा गया था। अनुच्छेद 243U के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक जो है निर्धारित किया जाता है, और यदि पंचायत का विघटन कार्यकाल के बीच में हो जाए तो 6 माह के भीतर जो है चुनाव कराना अनिवार्य होता है। पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल पूरा 5 वर्ष नहीं होता, केवल शेष बची अवधि के लिए ही होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन उसकी सही संबंधित अनुसूची से सही प्रकार से मेल खाता है, ये आपको बताना है। पहला संशोधन जो है ये 10वीं अनुसूची में किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए NVS PGT 16-12 और 2022 को ये सवाल पूछा गया था। कौन सा नंबर का सवाल है, तो ये जो है 160वें नंबर का सवाल है। 160 नंबर का सवाल नहीं है दोस्तों, ये 159 नंबर का सवाल है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहला संशोधन जो है ये जो है 10वीं अनुसूची में, तो ये गलत है। ये 9वीं अनुसूची में किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो है ये 11वीं अनुसूची को जोड़ता है, याद रखिएगा। इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था की विवरण जो है इसमें जोड़े गए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन जो है ये जो है किससे संबंधित है, तो ये 12वीं से। देखिए ये 12वीं से और ये 11वीं से और ये जो है 9वीं से, ठीक है। तो ये सभी आपके गलत हो गए, बचा एक। 52वां संविधान संशोधन ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है, और इसमें जो है दल बदल निरोधक जो है प्रावधान इसमें शामिल है, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहला संशोधन 9वीं अनुसूची से संबंधित है, और 73वां संशोधन जो है 11वीं अनुसूची में जो है आपको देखने को मिलता है, और 74वां संशोधन 12वीं अनुसूची, और 52वां संविधान जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें दल बदल निरोधक प्रावधान आपको शामिल किए गए हैं। देखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा प्रमुख परिवर्तन क्या किया गया, ये आपको बताना है। 160 नंबर का सवाल है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा आपका 104वें नंबर का जो सही जवाब ये हो जाएगा कि इसमें संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या जोड़ा गया, तो ये जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 104वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 334 का में संशोधन किया, याद रखिएगा, और यहाँ से आपको जो है दर्जा मिला था। देखिए दोबारा यही सवाल जो है स्कैन हो गए हैं, और यही सवाल आपके पास आ रहे हैं। इसे लोकसभा व विधानसभाओं में जो है शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण की अवधि अगले 10 वर्ष और अर्थात 25 जनवरी 2030 तक जो है बढ़ाई गई है। इस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को भी समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये जो है राज्यों का भाषा आधारित पुनर्गठन, राज्यों का जो है भाषा आधारित पुनर्गठन, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 7वां जो संविधान संशोधन है ये भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन इसमें किया गया था। इससे पहले राज्यों को 4 श्रेणी ABCD में बांटा गया था, और जिसे इस संशोधन के ने समाप्त कर दिया। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नया विभाजन किया गया, और संशोधन के अनुसार केंद्र और राज्य की विधानसभाओं में सीटों की पुनर्व्यवस्था भी की गई थी। अगला सवाल देखिए, 42वें संविधान संशोधन के दौरान कौन सा न्यायिक निर्णय समाप्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 162 नंबर के सवाल का, ये आपका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये विवाद क्या था आप देखिए। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को पेश किया गया, और इस संशोधन ने अनुच्छेद 4 व 55 से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया। संशोधन के माध्यम से मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में लिए गए फैसले को समाप्त कर दिया गया, और इसने न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया। तो देखिए अनुच्छेद जो है अनुच्छेद कह रहा हूँ, इसको जो है आप सभी लोग जानते हैं कि इमरजेंसी लगाकर इसको जो है संविधान संशोधन करने का प्रयास किया गया था, याद रखिएगा। दूसरा संविधान संशोधन 1952 जो है किससे संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था ये आपको बताना है। 163 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या सीमा, निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या सीमा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए भारत का दूसरा संविधान संशोधन 1952 में किया गया था, और इस संशोधन में 1951 की जनगणना को आधार माना गया। संशोधन का उद्देश्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाना था, और इसने निर्वाचन क्षेत्रों के आकार को अधिक लचीला बनाने में मदद की। अगला सवाल देखिए, 164 नंबर का सवाल है, भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जो है 11वां जो मूल कर्तव्य है
ये जो है, या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य आप कुछ भी कह सकते हैं, तो ये जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, इसके माध्यम से जो है जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन सी विकल्प में 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। एनवीएस पीजीटी 18/9/2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और यह कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाने के बारे में है। यह संशोधन शिक्षा संबंधी प्रावधानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। अगला सवाल देखिए, अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था या बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 165 नंबर का, ये इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये 55वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और ये हुआ कब था, तो ये 1986 में हुआ था। याद रखिएगा, थोड़ा सा खांसी की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए जो है लंबा सेशन ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करिए। और अगर कुछ गलती है हमारे वीडियो में या हमारे क्वेश्चन में, तो आप उसको भी बताया करिए कमेंट के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर भी किया करिए। 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासनिक रूप से कार्य करता था। इस संविधान संशोधन के बाद इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और विधायिका, कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियाँ राज्य को जो है प्राप्त हुई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या दर्शाती है, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये क्या दर्शाती है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये जो है संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को जो है ये दर्शाती है। याद रखिएगा, इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एनबीएस टीजीटी 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन, उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाती है। यह स्पष्ट करती है कि हमारा संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक न्याय के उद्देश्यों पर आधारित है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये जोड़े गए थे। देखिए, जीएसटी संशोधन विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन था, ये आपको बताना है। जीएसटी संशोधन विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन था, ये आपको बताना है। 167 नंबर का सवाल है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका आसाम हो जाएगा। ठीक है, आसाम हो जाएगा। केवीएस टीजीटी 2017 में ये सवाल पूछा गया था। 122वां संशोधन विधेयक जो है 2014 का ये आपका जीएसटी के लिए था, और इसकी पुष्टि करने वाला जो है पहला राज्य जो है ये असम हो गया है। 122वां नहीं था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जो है, तो ये 100 जो है 1 नंबर का संविधान संशोधन था। ये यहाँ पर 122वां लिखा गया है, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये 101 नंबर का जो है संविधान संशोधन तो 2016 में किया गया था, या जीएसटी के लिए किया गया था, याद रखिएगा। और यह बिल अगस्त 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार राज्यों के अनुमोदन हेतु भेजा गया था। जीएसटी भारत में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर जो है प्रणाली लागू करने के लिए ऐतिहासिक संशोधन था। अगला सवाल देखिए, संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान में जो है 9वीं अनुसूची है ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये आपको बताना है। 168 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके तहत ये किया गया था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जो 9वीं अनुसूची है ये संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो है 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें मुख्य रूप से राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियों को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, और 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसे जो है चुनौती दी जा सकती है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल है। अगला सवाल देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था और इसे क्या कहा जाता है। इसे जो है मिनी संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है, और ये किया कब गया था, तो ये आपका 1976 में किया गया था। सी विकल्प जो है, जब इमरजेंसी का टाइम था तभी ये किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की अनुमति दी गई है और ये अनुच्छेद जो है ऐसा प्रावधान करता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में किए गए प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से थे, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा जो है आपातकाल की व्यवस्था समाप्त की गई ऐसा कहा जा रहा है, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया ऐसा कहा जा रहा है, या जो है प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवाद ये सारी चीज़ें जो है जोड़ी गई थी। तो यही आपका सही हो जाएगा। 171 नंबर का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव किए गए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर जो है सर्वोच्चता प्रदान की गई। संविधान के भाग 4 का आर्टिकल 51A में जो है अंतर्गत इसके जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आयुध अधिनियम या आयुध अधिनियम 1959 को क्यों लागू किया गया था, ये आपको बताना है। आयुध अधिनियम, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? देखिए, 172 नंबर का सवाल है। ये जो है एनवीएस, मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको दिख जाए। एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देश में गैर कानूनी हथियारों के संचरण को रोकने के लिए। देश में गैर कानूनी हथियारों के संचरण को रोकने के लिए आयुध अधिनियम 1959 को जो है लागू किया गया था। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, आयुध अधिनियम 1959 देश में गैर कानूनी हथियारों के संचरण को रोकने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम की खामियां दूर करने के लिए दिसंबर 2009 में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। संशोधन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता एवं विख्यात निशानेबाज को अधिकतम 12 शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले इसकी सीमा जो है 7 थी। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये किस वर्ष भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? तो 1947 में। 1947 में इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सी डेट थी? तो 22 जुलाई 1947 थी। अगला सवाल देखिए, संविधान संशोधन, इस भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा माना जाता है? तो एकल स्रोत जहाँ से सबसे ज़्यादा कंटेंट लिए गए हैं और सबसे ज़्यादा चीज़ें उठाई गई हैं वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम जो है, जिसको हम 1935 कहते हैं। ये पूरा इसी पर आपका संविधान जो है ये आधारित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसके नाम पर शुरू किया, ये आपको बताना है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है ये किसके नाम पर शुरू किया? तो राष्ट्र को जो है एक किसने किया था? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि राष्ट्र को एक किसने किया था? लौह पुरुष जिसको हम बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके नाम पर शुरू किया। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये जो है राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को जारी की गई थी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 176 है। कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान किस आधार पर की जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केंद्र द्वारा निर्धारित एक सूत्र, ठीक है, केंद्र द्वारा निर्धारित एक सूत्र के आधार पर की जाती है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार एक विशेष सूत्र के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की पहचान करती है और भारत में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं, 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक हैं और 66 अल्पसंख्यक बहुल शहर हैं। 1980 के दशक के अंत में 41 जिले अल्पसंख्यक बहुल थे, जो अब बढ़कर जो है ज़्यादा हो गए हैं। भारत में नशीली दवाओं के अपराधों के दंड का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, तो किस अधिनियम के तहत किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा स्वपावक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम, नार्कोटिक ड्रग्स एंड जो है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है 1985 इसके अंतर्गत किया जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में नशीली दवाओं से जुड़े अपराध जो है एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत आते हैं और यह अधिनियम ऐसे अपराधों के लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान करता है। वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों में कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम 20 वर्ष की सजा दी जा सकती है। भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो अपराध की गंभीरता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रगान किस रचना से लिया गया है? भारत का राष्ट्रगान जो है कौन सी रचना से लिया गया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, 178 नंबर का सवाल है। ये जो है कहाँ से लिया गया है? 178 नंबर सवाल जो है ये पत्रिका तत्वबोधिनी से ली गई रचना है, याद रखिएगा, तत्वबोधिनी से ली गई रचना है। आप सभी लोग जानते हैं इसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जो भारत का राष्ट्रगान है ये एनवीएस जो है टीजीटी में ये 1/6/2014 को पूछा गया था। थोड़ा सा जो है ये ऑप्शन देके आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाया गया था। वैसे आप सभी लोग जानते हैं ये जो है
रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है संपादित किया गया है। और ये जो पत्रिका थी तत्वबोधिनी, इसमें जो है प्रकाशित रचना क्या नाम था उसका, भारत भाग विधाता के नाम से एक शीर्षक था। और यहीं से आपका जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। देखिए लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। नाम का है जनता का शासन, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। देखिए अगला सवाल देखिए, कथन 1 और कथन 2 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करिए। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और कथन 2 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो इसका जो है सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये दोनों ही कथन आपके जो है सही हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो है अनुच्छेद 61 जो है ये आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 का सही कारण है, तो ये नहीं हो जाएगा। देखिए ये जो लिखा है ये गलत हो जाएगा। वैसे सही तो दोनों है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो सवाल हो जाएगा, ये इसका जो जवाब हो जाएगा ये आपका पहला ही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और जो है भारतीय संविधान का जो भाग 4 है ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ये आपका दोनों ही विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जो है संविधान में जोड़ा गया था? थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने देखा था कि इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो 1951 में जब पहला संविधान संशोधन किया गया था, तो 1951 में 9वीं अनुसूची को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, जो है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए एन.वी. रमन्ना नहीं है, डी.वाई. चंद्रचूड़ भी नहीं है, और एस.ए. बोबडे भी नहीं है, और रंजन गोगोई भी नहीं है। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? देखिए अभी जो देखा जाए वर्तमान में कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, याद रखिएगा, 25वें। तो देखिए ये जब गलत दिया गया है, इसमें कोई भी जो है वर्तमान में नहीं है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जस्टिस जो सूर्यकांत है, ये भारत के 53वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, याद रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा, जिनका नाम है न्यायमूर्ति या जस्टिस सूर्यकांत। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल जो है गलत दिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? ये आपको बताना है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? 183 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये किस पर आधारित होती है? धर्म एवं सामाजिक समुदाय पर। धर्म एवं सामाजिक समुदाय पर, बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। एनवीएस पीजीटी 17/9/2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। 184 नंबर का सवाल देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो ये जो है धारा 126 किससे संबंधित है? केवीएस जो है पीजीटी 11/12/2017 में ये सवाल पूछा गया था। 184 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, मतलब 2 दिन पहले चुनाव प्रचार जो है ये बंद हो जाता है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से पहले जो है 48 घंटे पहले जो है जो निर्वाचन सामग्री का प्रसारण बंद और प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस अवधि में टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी अन्य माध्यम से चुनाव प्रचार सामग्री दिखाना निषिद्ध है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को उचित निर्णय लेने के लिए मौन अवधि या साइलेंट पीरियड जो है प्रदान करना है। विशाखा मामले के दिशा निर्देश किससे संबंधित है? विशाखा मामले के जो दिशा निर्देश है ये किससे संबंधित है? 185 नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये केवीएस पीआरटी का सवाल है, और ये जो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। केवीएस पीआरटी 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1970 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के जो है यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई भी यौन प्रकृति की पहल यौन उत्पीड़न मानी जाएगी। इन दिशा निर्देशों को बाद में 2013 के यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर रोकथाम अधिनियम में शामिल किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय
राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका सही जवाब जो है वो आप लोगों को देना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा इसका जवाब आप लोगों को देना है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की जो है धारा 498A जो है ये किससे संबंधित है? एनवीएस टीजीटी 2013 और केवीएस टीजीटी 2013 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये जो है किससे संबंधित है? ये दहेज के लिए उत्पीड़न से है, याद रखिएगा। क्रूअल्टी फॉर डाउरी के लिए है, याद रखिएगा। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। दहेज के लिए किसी का उत्पीड़न करना, ये जो है भारतीय दंड संहिता धारा 498A से संबंधित है और इस धारा के अनुसार पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ की गई कोई भी क्रूरता दंडनीय अपराध है। ऐसे अपराध के लिए 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया और कब इसे लागू किया था? ये आपको बताना है, कब अपनाया था और कब इसको लागू किया था। एनवीएस टीजीटी पीजीटी 2016 में ये सवाल पूछा गया था। 188 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से जो है लागू कर दिया था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया और इसे 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू किया गया। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका थी। उनके अनुसार 26 जनवरी को हम राजनीति में समानता की ओर बढ़ेंगे, ऐसा कहा गया और सामाजिक आर्थिक जीवन से असमानता दूर होगी, ऐसा उन्होंने माना था। अगला सवाल देखिए, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है ये जो है किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों द्वारा और लोगों के लिए जो है शासन जो है ये लोकतंत्र की परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन ने दी थी। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का जो है गठन कब हुआ था? ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है ये कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो है 1953 की सिफारिशों पर वर्ष 1956 में राज्यों का व्यापक पुनर्गठन भी किया गया था और 1956 के पुनर्गठन में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो भी आपका आंध्र प्रदेश ही था, याद रखिएगा। निम्न में से किन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल जो है नियुक्त किए जाते हैं? ये आपको बताना है। निम्न में से किन जो है केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं? ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली सही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सही हो जाएगा। इसका बी विकल्प यहाँ पर सही माना गया है। बाकी देखिए चंडीगढ़, यहाँ पर देखिए कौन कौन से राज्य में जो है उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी और प्रशासक या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव व दादर एवं नगर हवेली। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, इसे सिक्किम एक राज्य है, इसलिए वहाँ जो है राज्यपाल नियुक्त होता है 153 के अनुसार अनुच्छेद, याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? ये आपको बताना है। और लोकसभा और राज्यसभा में जो है किसका प्रतिनिधित्व होता है? एनवीएस 2016 का सवाल है। कहना है केवल राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का, या जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। 192 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का ही होता है, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून कब पारित किया गया था? ये आपको बताना है। तो भारत में नागरिकता से संबंधित कानून कब पारित किया गया था? तो ये 1955 में। 1955 में। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, बी विकल्प, याद रखिएगा। देखिए, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था जो है संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में की गई है और अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित मामलों में कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये भी आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। 196 नंबर का सवाल है, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये भी आप ही लोग बताइएगा क्योंकि ये बहुत से आसान से सवाल है, तो ये मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि आपको देख लेना है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए, विदेश नीति किसे कहते हैं? 197 नंबर का सवाल है। विदेश नीति जो है किसे कहते हैं? तो किसी देश की आंतरिक नीतियां जो है ये विदेश नीति नहीं होती हैं, ये आपको गलत हो जाएगा। ये जो है अन्य देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सैन्य संबंधी से जुड़ी नीतियां जो है ये आपकी विदेश नीति होती हैं। तो डी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मानहानि कानून जो है किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। केवीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो मानहानि का कानून जो है 198 नंबर का सवाल है। ये जो है प्रतिष्ठा के अधिकार का संरक्षण करता है, याद रखिएगा। किसी के
खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्रतिष्ठा के अधिकार का संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिष्ठा का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता, बल्कि यह अनुच्छेद 131 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। वर्ष 2016 में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने प्रतिष्ठा के अधिकार को अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 1902 का हिस्सा माना और मानहानि कानून व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा व सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये आपको बताना है। ये आपका सवाल जो है KVS TGT 2013 में पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इनका नाम था फातिमा बीबी या मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, फातिमा बीबी वर्ष 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। यह नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है और उनके कार्यकाल को न्यायिक क्षेत्र में महिला भागीदारी का मार्ग जो है प्रशस्त किया था। अगला सवाल देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सभी काम जो है कौन करता है, आप सभी लोग जानते हैं। 200 नंबर का सवाल है और ये सभी काम जो है राष्ट्रपति ही करता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है हरिलाल जे कानिया थे, HJ कानिया जिसको हम बोलते हैं। 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। वर्तमान में जो है जस्टिस सूर्यकांत हैं, याद रखिएगा। 53वें नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। सिक्किम भारत का राज्य कब बना, तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना था ये आपको बताना है। 201 नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1975 के द्वारा 1975 में ये आपका सिक्किम भारत का जो है राज्य बना था। यहाँ पर देखिए, सिक्किम वर्ष 1975 में भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना। यह एक छोटा सा पर्वतीय देश है जिसकी सीमाएं तिब्बत, भूटान, नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और जो है लैचा, भोटिया, नेपाली तथा लिम्बू है। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप सभी लोग जानते हैं ये दिसंबर 1885 में हुई थी। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। A.O. ह्यूम के द्वारा इनकी स्थापना जो है की गई थी। अंतिम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था 1946 में, जिसकी अध्यक्षता जो है JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। 203 नंबर का सवाल है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नागरिकता और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 203 नंबर का सवाल है। कह रहा है संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का विवरण देता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही कथन आपका सही है, याद रखिएगा। तो A विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। संविधान में जो है भारत में मूलतः 8 मौलिक अधिकार थे, 8 मौलिक अधिकार नहीं है, ये 6 ही मौलिक अधिकार थे, याद रखिएगा। 7 थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय मौलिक अधिकारों का स्रोत जो है ये फ्रांस की क्रांति से वर्णित है। तो ये फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया गया है, आप सभी लोग जानते हैं। ये जो है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है जो मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है आपके गलत हो जाएंगे। देखिए, 204 नंबर का सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है, या पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो देखिए, कलकत्ता में तो हुआ ही नहीं था। ये जो हुआ था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और 28 दिसंबर जो है 1885 को ही हुआ था और WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आपका B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, NVS PGT 17/9/2019 में ये सवाल पूछा भी गया था। पहले इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था बाद में। 205 नंबर का सवाल है कि दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी सेवा शुरू करने का अधिकार जो है किसके पास होता है। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी जो है शुरू करने का अधिकार जो है किसके पास होता है, ये आपको बताना है। 205 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा केंद्र सरकार के पास, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। KVS PRT 22/12/2018 में ये सवाल जो है आपका पूछा गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा भारत राज्य के नाम परिवर्तन के संबंध में पारित प्रस्ताव के अनुसार नया नाम क्या सुझाया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। KVS PRT 22/12/2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो यह नया नाम क्या था, तो यह नया नाम था बांग्ला, ठीक है, नया नाम था बांग्ला। तो B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर पश्चिम बंगाल से बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने बताया कि वह केवल एक नाम को ही स्वीकृत कर सकती है। वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने 3 नाम सुझाए थे, बांग्ला और बंगाल
और जो है बंगाल, ये 3 नाम, जिनमें से बांग्ला नाम को सर्वसम्मति से जो है पारित किया गया था। अगला सवाल देखिए, राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? KVS PRT 2016-17 का सवाल है। राजा जनता द्वारा चुना जाता है, राजा का पद जो है वंशानुगत होता है, राजा के निर्णय को जनता बदल सकती है, राजा का शासन अस्थायी होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें अगर हम सही बात कहें तो राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। राजतंत्र में ऐसा ही होता है। 208 नंबर का सवाल है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। ये आपको पहले ही जान लेना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 208 नंबर का? तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति ही करता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, KVS PRT 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था, याद रखिएगा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है किससे लिया गया है? भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये किससे लिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। याद रखिएगा, सारनाथ के स्तंभ से। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। KVS PRT 13/2/2011 में ये सवाल पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है, याद रखिएगा। और मूल स्तंभ पर 4 सिंह एक दूसरे की ओर जो है पीठ किए खड़े हैं और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपनाया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। नेशनल कैपिटल जो है टेरिटरी NCT रीजन जो है इसको कहा जाता है और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो वर्ष 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ये इसे जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सेशन का हमारे आखिरी सवाल है कि राज्यसभा के संबंध में सही कथन कौन सा है? राज्यसभा के संबंध में सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, NVS 2016 का सवाल है। सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। और 20 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो है बी विकल्प ही सही हो जाएगा। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हमने जो है कंप्लीट जो है पॉलिटी कवर कर ली है, जो हमारे सचिन एकेडमी के बुक में दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले सेशन में हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में नई वीडियो के साथ, नए जो है सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम ज्योग्राफी जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।